In today's session, we will discuss about some new concepts like overriding. We already discussed about overloading in previous uh, sessions. Today we will discuss about overriding and one more concept, or we can say one more type of inheritance, that will be multipath inheritance, and what is the issues in multipath inheritance and how we can solve these issues by using different approaches of this type of inheritance. Next topics will be in content form, function overriding, and after that we will discuss about multipath inheritance, and then we have to solve some issues of multipath inheritance using virtual base classes. So हम virtual base classes के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एक base class को हम virtual कैसे बना सकते हैं, है ना? So all these things we will discuss in today's session. So we have to start with function overriding. There will be a slight difference between function overloading and function overriding, है ना? ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं. फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने क्या पढ़ा था? हम एक से ज्यादा फंक्शंस सेम नेम से यूज कर सकते हैं एक क्लास के अंदर, है ना? देयर विल बी ए सिंगल क्लास and we can use multiple functions with same name in this that particular single class, है ना? हम एक ही क्लास में सेम नेम के एक से ज्यादा फंक्शंस यूज कर सकते हैं. दैट विल बी द ओवरलोडिंग. देन व्हाट इज द ओवरराइडिंग? इन ओवरराइडिंग यहां भी हम सेम नेम के फंक्शन ही यूज करेंगे मल्टीपल, बट यहाँ पे हमारे पास क्लासेस एक से ज्यादा होंगे, है ना? बेस क्लास में जो आपने फंक्शन बनाया उसी नेम का फंक्शन आप अगर ड्राइव्ड क्लास में बनाते हो, देन दैट विल बी द ओवरराइडिंग. ओके, सो ओनली ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या हुआ? ओवरलोडिंग सेम क्लास के फंक्शंस के लिए होती है और ओवरराइडिंग डिफरेंट क्लासेस के फंक्शंस के लिए होती है. सो दैट विल बी द डिफरेंस. Here some points are included in introduction of function overloading. We can say here function overriding is possibly, I will take a pointer. Whenever the one class inherited by another class, we can say a class is base class, okay? And there will be some function and a class that will be derived class. Okay, D. Okay, so there will be scenario like there will be we can say same name from two or more base classes, है ना? हम एक ही फंक्शन, एक ही मेंबर फंक्शन को मल्टीपल क्लासेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मान लो आपने बेस क्लास में फंक्शन बनाया डिस्प्ले, देन आप डिस्प्ले ड्राइव्ड क्लास में भी बना सकते हो. अगर आप ड्राइव्ड क्लास में भी डिस्प्ले फंक्शन यूज करते हो, देन इट विल बी द ओवरराइडिंग. ओके, सो a member function can be created in more than one classes, or we can say more than base classes or derived classes with same name. Okay, the derived class may also have the functions with the same name. ठीक है, जो बेस क्लास में आपने फंक्शन बनाया वही अगर सेम नेम से derived क्लास में भी होगा, then that will be overriding. सिंपल सा, जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया क्लास ए के अंदर, सपोज
a function is read. अब एक डिफरेंस यहां पे और है, और वो क्या डिफरेंस है देखो, जब हमने ओवरलोडिंग को डिस्कस किया था तो हमने एक पॉइंट पे फोकस किया था कि नेम भले ही सेम हो सकते हैं बट आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जो है वो ऑलवेज डिफरेंट होंगे, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होंगे या टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होंगे, है ना कुछ वहां पे डिफरेंस होगा इन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। कंपल्सरी नहीं है वो, उसकी भी आपको जरूरत नहीं। यू कैन टेक 100% similar. There is no need of differentiate both of functions of base class or of derived class. So यहां पे भी एक रीड फंक्शन हो सकता है, दोनों सेम है। प्रॉब्लम यही तो है, इसी प्रॉब्लम के लिए तो हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। अभी तक हमने इनहेरिटेंस में क्या किया है, हम हमेशा ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से सभी फंक्शंस को कॉल करते हैं, चाहे वो बेस क्लास का हो चाहे वो ड्राइव्ड क्लास का हो, है ना। अभी तक हम ये करते आए, बट अब दोनों क्लासेस के अंदर फंक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। इट मींस फंक्शन ओवरराइडिंग यहाँ पे की जा रही है ना। तो इसके लिए जो मेन फंक्शन में सिनेरियो होगा वो लिटिल बिट डिफरेंट होगा, बिकॉज ऑफ अगर हम रीड फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंपाइलर विल बी कंफ्यूज्ड विच मेन फंक्शन विल बी कॉल्ड, कौन से फंक्शन को कॉल किया जाना है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो इसको हम मेन फंक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, so the derived class member function of derived class is overriding the member function of base class। और ये जरूरी नहीं है कि केवल सिंगल बेस क्लास हो, ये सभी इनहेरिटेंस में लागू होगा। जैसे यहाँ पे अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो then there will be two base classes and we can override the function of both base classes in the derived class, है ना। तो यहाँ पे ये सिंगल इनहेरिटेंस पे भी लागू होगा, मल्टीपल भी लागू होगा, मल्टी लेवल पे भी लागू होगा, हाइब्रिड हायरार्चिकल सब पे लागू होगा, है ना। इन दिस केस जैसे हम अभी तक करते हैं उसी सिनेरियो की बात कर रहे हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास इज यूज्ड टू एक्सेस देम, है ना। अभी तक हम ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सो देयर विल बी वी हैव टू क्रिएट ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास एंड we try to access all these member functions, है ना। हम वही करेंगे जो अभी तक हम करते हैं, हम ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सभी फंक्शंस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, बट जैसे ही आप कॉल करोगे देन दिस स्टेटमेंट यू हैव टू रीड। आप अगर ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो केवल ड्राइव्ड क्लास का ही फंक्शन कॉल होगा। इट मींस ओनली दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड। ओके, ये वाला रीड फंक्शन जो है ये वाला, ये कॉल नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हो और उससे अगर रीड फंक्शन को कॉल करते हो देन बेस क्लास फंक्शन इज नॉट कॉल्ड, वो ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। अब इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करते हैं, we will take an example here. You can see in this particular example there will be a base class and function with name display, and there will be a message, this is base class, and there will be a derived class, and इस derived class को inherit किया जाएगा, base class को inherit किया जाएगा derived class के द्वारा। okay, and there will be a function of display, यहाँ पे भी एक display नाम का function होगा,
ठीक है, दोनों में डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। ओके, देन वी नीड टू गो इन मेन फंक्शन। मेनली जो असली जो चेंजेस होना है वो मेन फंक्शन में ही होगा। क्लासेस में तो हम जैसे मर्जी हम डिफाइन कर देते हैं हमारी तरफ से। देयर विल बी द प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्ट। इश्यूज जो क्रिएट होंगे वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट होंगे। सो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट इज ऑफ derived क्लास दैट विल बी डी, है ना, एंड यू हैव टू कॉल द डिस्प्ले फंक्शन। दोनों में डिस्प्ले फंक्शन बना हुआ है, तो कौन सा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा? ऑब्जेक्ट डी कॉल्स द डिस्प्ले मेथड ऑफ क्लास derived। ओके, ओनली derived क्लास के फंक्शन को ही कॉल करेगा। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स का हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। उससे पहले मेनली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली कॉल क्यों नहीं कर पा रहा है। बिकॉज ऑफ ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट और किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, वो सबसे पहले खुद की बॉडी में सर्च करता है। अगर उसको खुद की बॉडी में फंक्शन नहीं मिलता है, देन इट विल सर्च इन बेस क्लास जिसको वो इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे डिस्प्ले कॉल किया जाएगा, देन विच डिस्प्ले इज कॉल्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज द दिस डिस्प्ले इज पार्ट ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। जब इसको डिस्प्ले मिल गया है तो ये दोबारा बेस क्लास के अंदर क्यों जाएगा सर्च करने के लिए कि मुझे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। आपने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, आपको डिस्प्ले फंक्शन मिल गया, दैट्स इट। ओके, सो it do not call the display function of base class। ठीक है, दिस इज द रूल बिकॉज ऑफ जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिस क्लास के लिए, एक्चुअली उसी क्लास का फंक्शन जो है वो इन्वोक होता है। अगर आप डायरेक्टली कॉल करते हो, देन what we have to perform for the this particular display function, we need to write statement with scope resolution operator। हमें यहाँ पे scope resolution operator यूज करना पड़ेगा। okay, so we have to write the statement like this। what is the statement? D is the object of derived class। तो D से सबसे पहले आप बेस क्लास का स्कोप प्रोवाइड करवाओ डी को। जब तक डी को अभी तक पता ही नहीं है कि कोई बेस क्लास भी बनी हुई है क्या। सो सबसे पहले डी को स्कोप प्रोवाइड करवाएंगे हम, और उस स्कोप प्रोवाइड करवाने के बाद हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उस फंक्शन को कॉल करना है जो बेस क्लास के स्कोप में हो। अब यहाँ पे जब डी कॉल करेगा तो ये खुद की बॉडी के अंदर सर्च नहीं करेगा, है ना। द कर्सर डायरेक्टली मूव ऑन बेस क्लास and it will be search in body of the base class, and there will be a display function that will be called। okay, so that is the syntax of calling a base class function whenever we use the overriding methods। ठीक है, जब भी हम ओवरराइडिंग यूज करेंगे तो उस क्लास का स्कोप हमें उस फंक्शन के साथ देना पड़ेगा, that is necessary। okay, clear है सबको? there is any problem? so we can see the overriding process with compiler, how the compiler will process the overriding। first of all, here
first class with name base1, okay, and then second class with name base2. यहाँ पे दो बेस क्लासेस हैं, ध्यान रखना, देयर विल बी टू बेस क्लासेस. दिस इज फर्स्ट बेस क्लास एंड दिस इज सेकंड बेस क्लास. दोनों में ही हमने डिस्प्ले फंक्शन को यूज किया. एंड थर्ड जो है वो आपके ड्राइव्ड क्लास है, और यहाँ पे बेस 1 और बेस 2 दोनों को इनहेरिट किया जा रहा है. इट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. देयर विल बी टू बेस क्लासेस एंड वन ड्राइव्ड क्लास. Okay, so in main function, first we need to declare the object of derived class ob, and उसके बाद आपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया. देन विच डिस्प्ले फंक्शन इज कॉल्ड डिस्प्ले फंक्शन ऑफ derived क्लास. ये केवल इस बॉडी में सर्च करेगा. देखो जो ब्लिंक कर रहा है ना, ओनली इस बॉडी के अंदर सर्च किया जाएगा. इस बॉडी से बाहर सर्च नहीं करेगा. इस बॉडी से बाहर सर्च कब करेगा? जब यहाँ डिस्प्ले इसको नहीं मिलेगा. ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ob dot display will call only the display of derived class but not the display of base1 and base2 classes. Okay, this is derived class. Okay, then if we want to access the function of base classes, then we need to write ob dot base1 scope resolution display. ये आपके बेस क्लास फर्स्ट के लिए है, ठीक है, और इसी टाइप से आप बेस क्लास सेकंड के लिए यूज कर सकते हो, है ना. द सिंटैक्स विल बी सेम. सो दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ ओवरराइडिंग. ओके, सो multipath inheritance. One of the type of inheritance, we already discussed about some types of inheritance like single, multiple, multi-level, hierarchical or hybrid. These 5 types already discussed in previous lecture, and multipath is also a part of inheritance that will be a little bit different from others. A derived class with 2 base classes, it means base1, base2 and d1. ओके, ये इन दोनों से ड्राइव की जा रही है. ओके, these 2 base classes have one common base class. इनकी भी एक बेस क्लास है, that will be b3. ये सिनेरियो है. b1 और b2 प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं b3 की, और फिर d1 एक्सेस कर रहा है b1 और b2 से. ओके, दैट विल बी द मल्टी, वी कैन से मल्टीपाथ. मल्टीपाथ क्यों है? क्योंकि b के जो फीचर्स हैं वो d के द्वारा इस पाथ से भी एक्सेस किए जा सकते हैं, ओके, और इस पाथ से भी एक्सेस किए जा सकते हैं. देयर विल बी 2 पाथ ऑफ एक्सेसिंग. हम किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं. हम वाया b1 भी एक्सेस कर सकते हैं, वाया b2 भी एक्सेस कर सकते हैं. सो देयर विल बी 2 पाथ. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस multipath inheritance. There will be some ambiguity arises in this kind of inheritances. कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे अराइज होने वाले हैं. We can't directly access by using the, we can say, the object of derived class. हम b3 की प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट d1 के ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर पाएंगे.
है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें रहेगी। तो ये जो एम्बिग्यूटीज है, जो इश्यूज है, वो हम यहाँ पे दो चीजों के साथ सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर एंड नेक्स्ट वन इज द वर्चुअल बेस क्लासेस। स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर हमने यहाँ देखा था, ये सेम प्रोसेस रहेगा। एंड एक और अल्टरनेट मेथड हमारे पास रहेगा, दैट विल बी virtual base class. So first we will discuss about the multipath inheritance example, and then we will mm, get the errors, catch the errors, what kind of issues arises here due to ambiguities, and then we have to remove these errors using scope resolution operator, and we can say the virtual base classes. Okay, so it will be example. There will be a class A. यहाँ पे हमने एक मेंबर लिया है इंट ए क्लास ए को इनहेरिट किया है बी ने। सो बी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने सबको पब्लिक किया है, डेटा को भी मैंने पब्लिक किया है यहाँ पे, जस्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, देन देयर विल बी ए वेरिएबल ऑफ नेम बी। अब यहाँ पे एक थर्ड क्लास है सी, जो कि एक्सेस कर रही है ए को। इट मीन्स ये हमारा हायरार्चिकल फॉर्मेट बन गया कहीं ना कहीं, आई थिंक। हम बना सकता हूँ, ए को एक्सेस किया जा रहा है बी और सी के द्वारा। ठीक है, ये हायरार्चिकल बन गया। अब डी एक्सेस कर रहा है इन दोनों को। It means we can say it is the combination of multiple and hierarchical also. A B C की बात करें तो hierarchical है, B C D की बात करें तो multiple है। Okay, so there will be hierarchical and multiple, both type of inheritance available. सभी क्लासेस में एक एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, A B C and D। ओके, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओनली डी क्लास का, यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, दैट विल बी obj। obj can access, we can say, the variable c can be accessed and variable b can be accessed। इन दोनों को ये एक्सेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वेरिएबल a can't access by this particular object। देखो, जैसा कि आपने यहाँ लिखा है obj.a इक्वल टू 10, यहाँ पे एरर आएगी आपके सामने। obj.a 100, यहाँ पे एरर आएगी। These statement creates errors because of you can't directly access, क्योंकि d जो है वो एक्चुअली a की ड्राइव क्लास नहीं है ना। d जो है वो किसकी ड्राइव क्लास है? d आपकी b और c की ड्राइव क्लास है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली ग्रैंड चाइल्ड के नाम नहीं हो सकती, है ना। वहां पे पहले पेरेंट्स की अथॉरिटी रिक्वायर्ड होगी। पेरेंट्स अगर अलाउ करेंगे देन वो फिर चाइल्ड के नाम जा सकती है, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी चाइल्ड के नाम डायरेक्टली नहीं जा सकती। यानी चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड डायरेक्ट ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकता। दैट विल बी द रेस्ट्रिक्शन, है ना। he can only, the child can only access the property of parents,
पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को वो एक्सेस कर सकता है, उस पे उसका पूरा अधिकार है ना। बट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पे उसका डायरेक्टली कोई अधिकार नहीं है ना। तो यहाँ पे ये एरर्स आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए देखो हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर। एक्चुअली एरर किस में आई थी, इन स्टेटमेंट्स में एरर आई थी, है ना। यानी कि हम ए के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करवा पा रहे थे। ओके, सो नाउ वी वांट टू इनिशियलाइज वैल्यू in A using scope resolution operator. We provide the scope here of class B. It means हम A को कहाँ एक्सेस करना चाह रहे हैं, हम A को यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं और हमने वैल्यू दे दी 10। तो ये 10 वैल्यू एग्जैक्टली B के स्कोप में रहेगी। वेरिएबल A का है बट स्कोप किसका है, B का है। ओके, क्योंकि B तो इसको एक्सेस कर ही सकता है, B के पास तो फैसिलिटी है क्योंकि B तो A को इनहेरिट कर रहा है, देन B का तो पूरा अधिकार है A की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, है ना। बट D का अधिकार नहीं है, सो यहाँ पे हम B को बीच में ले लेते हैं कि भाई आप ऑथोराइज्ड कर दो ताकि मुझे एक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पे B जो है वो एक्चुअली ऑथोराइज कर रहा है, यहाँ पे C ऑथोराइज कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे A को एक्सेस किया जा रहा है विद ऑथेंटिकेशन ऑफ C। ओके, एंड आफ्टर दैट ये तो हम डायरेक्टली कर ही सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हम B के अंदर वैल्यू एक्सेस स्टोर करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने B और C को इनहेरिट कर रखा है, तो B और C पे तो हमारा पूरा अधिकार है, वो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, है ना। ये A, ये B और ये C और ये D। तो यहाँ पे इतना इतना तो हमारा पूरा अधिकार है, हम D के ऑब्जेक्ट से कंप्लीट एक्सेस कर सकते हैं। सो B जो है वो एग्जैक्टली B क्लास का पार्ट है, C क्लास का पार्ट है, D खुद का पार्ट है, सो वी कैन एक्सेस देम इजीली। ओके, अब अगर हम प्रिंट करवाते हैं वैल्यूज A की, देन वी नीड टू यूज स्कोप अगेन, है ना। तो A B के रेफरेंस में आप अगर वैल्यू की बात करोगे तो आप B को विद स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर मेंशन करोगे और C की बात करोगे तो C को मेंशन करोगे। सो यू कैन सी द आउटपुट, व्हाट इज A from class B, A from class B, what is the output, 10, because of the value of A in 10 will be, in class B will be 10, and in class C value is 100, that's why here the output also 100। और फिर आपने B, C और D की वैल्यू प्रिंट करवाई है, तो B, C और D में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली आप प्रिंट करवा सकते हो जो भी वैल्यू आपने असाइन की थी, है ना। तो अब एक चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, बट ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, है ना। तो इसको मेनली इनहेरिट कौन कौन कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है B और ए को इनहेरिट कर रहा है C। तो यहाँ पे B और C के रेफरेंस में आप अलग अलग इनहेरिट करोगे और वैल्यू भी वहां पे अलग अलग हो सकती है।
है ना। तो ये फैसिलिटी हमें कौन देता है, ये मल्टीपाथ इनहेरिटेंस देता है। अब अगर आप यहाँ पे डी अगर ए की वैल्यू रीड कर रहा है, अगर डी ए की वैल्यू वाया बी रीड कर रहा है तो इसको ए की वैल्यू मिल रही है 10, और अगर वाया सी कर रहा है तो इसको ए की वैल्यू मिल रही है 100। ओके, नाउ we have to discuss about virtual functions. Virtual base class. It is also used for removing the ambiguity of multipath inheritance. है ना? इसी के लिए हम यूज करते हैं mainly. So what is the syntax here? You can see the syntax first. First the class is grandparent, then the parent 1 or parent 2, it means we can understand father, and we can say the second is mother. Okay, so you have to define these classes virtually whenever you call them as inheritance, है ना। जब आप उनको इनहेरिट के लिए यूज करोगे तो आपको एक वर्ड ऐड करना है, दैट विल बी वर्चुअल। ठीक है, देखो वर्चुअल का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पे वर्चुअल क्या कर रहा है मैं आपको बता दूं। ए बी सी एंड डी, वर्चुअल का मतलब आप जानते हो, जस्ट नोट इन रियल एग्जिस्टेंस, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है बट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अगर आप इस पार्ट को वर्चुअल कर दोगे then you can access directly the property of this, है ना, क्योंकि आपने इसमें क्या कर दिया, बी और सी को वर्चुअल कर दिया। बी और सी को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे वर्चुअल कर दिया। कीवर्ड पब्लिक एंड वर्चुअल कैन बी यूज्ड इन आइदर ऑर्डर, ये ध्यान रखना। आप चाहे पब्लिक को पहले लिखो चाहे वर्चुअल को पहले लिखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए देखो मैंने एक जगह पब्लिक पहले लिखा है, एक जगह वर्चुअल पहले लिखा है ना। तो इसका कोई मेनली इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, so we need to discuss the example here. सेम आपके सेम एग्जाम्पल है जो मल्टीपाथ में हमने स्टडी किया था। क्लास ए है, वेरिएबल ए है, क्लास बी है, वेरिएबल बी है, क्लास सी है, वेरिएबल सी है, और क्लास डी है, वेरिएबल डी है। इनहेरिट भी वैसे ही किया गया है, ए बी सी एंड डी। Okay, now let's come in main function. There will be object of class dragged. अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक्सेस किया है, देखो obj.a इक्वल टू 10, यही सेम स्टेटमेंट हमें यहाँ पे एरर दे रहा था, obj.a equal to 10. You can see the statement, it is just exact, but यहाँ पे ये एरर नहीं देगा। ठीक है, आपने दोबारा इसको एक्सेस किया obj.a 10 100,
तो ये पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉल किया जा रहा है, वो जो वेरिएबल यहाँ पे बना हुआ है। तो पहले आपने इसी में वैल्यू 10 डाली, फिर आपने इसी में वैल्यू 100 डाली, तो 10 ओवरराइट हो गया। अब जब भी आप a की वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, आउटपुट 100 आएगा। बट स्कोप रिसोल्यूशन से जब आपने किया था तो एग्जैक्टली दोनों क्लासेस की स्कोप में आउटपुट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था। बी क्लास के स्कोप में 10 आ रहा था और सी क्लास के स्कोप में 100 आ रहा था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट लास्ट वैल्यू आएगी जो कि पुरानी वैल्यूज को ओवरराइट कर देगी। ओके, एंड we can say that these are the simple things, इनको तो हमें डिस्कस करने की जरूरी नहीं, ये तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है ना। तो ये तो डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। मेन इश्यू जो है वो क्लास ए के मेंबर्स का था। तो अगर आप वर्चुअल डिफाइन करते हो इन दोनों को, बी और सी के लिए जो इनहेरिटेंस है उसको अगर आप वर्चुअल कर देते हो देन इट विल बी एक्सेसिबल।